गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पीएम स्वनिधि। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक स्टडी कंडक्ट की गई है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम के ऊपर। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो स्कीम है कि कैसे उस स्कीम ने जो है उनकी इनकम को अफेक्ट किया है। इसमें ये पाया गया कि जो 10,000 का जो पहला लोन है उससे जो वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनकी उन बेनिफिशरीज़ की इनकम में 23,000 से ऊपर का जो है वो जो है डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है। तो ये स्टडी जो है हेल्थ यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कंडक्ट कराई इंडियन स्कूल बिजनेस के द्वारा। ठीक है। तो इस स्टडी में ये पाया गया कि 94% जो बेनिफिशरीज़ हैं जिन्होंने 10,000 का लोन लिया, उन्होंने उसको जो है बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स में अपने यूज़ किया। पहले लोन की वजह से जो है लगभग 23,000 से ऊपर की जो है उनकी एडिशनल इनकम जनरेट हुई। 13.9% जो टोटल लोन्स थे वो एनपीएस में कन्वर्ट हुए। लेकिन फिर भी डेट टू इनकम रेशियो अगर हम देखें इन बेनिफिशरीज़ की, स्मॉल बिजनेसेस से ज़्यादा बेटर है। फिर भी एक प्रॉब्लम ये देखने को मिली है कि चाहे ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया हो फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रेडिट के लिए, लेकिन फिर भी सिर्फ 9% ही बेनिफिशरीज़ हैं जिन्होंने जो है लोन्स उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए और दूसरे जो इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज से लोन नहीं लिए। पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है? 2020 में पैंडमिक के टाइम पर जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी, जिससे कि स्ट्रीट वेंडर्स को कोलेटरल फ्री लोन 10,000 रुपये तक का मिलता है। ठीक है। तो बेसिक आइडिया ये था कि वो अपना जो है अपनी स्ट्रीट वेंडिंग की जो बिज़नेस है उसको चला सकें, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, और हम पूरा इस इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मलाइज करना चाहते हैं उसके थ्रू। तो जनरली देखा गया है कि ये प्राइवेट लेंडर्स से जो है बोरो करते हैं बहुत सारे वेंडर्स, जो कि बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट उनसे लेते हैं। ठीक है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए ये स्कीम निकाली गई थी। जितने भी वेंडर्स हैं उनको जो भी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जिनके पास अवेलेबल है टाउन वेंडिंग कमेटीज़ के थ्रू, वो ये लोन ले सकते हैं। परफॉर्मेंस देखें तो 60 लाख से ज़्यादा जो है फर्स्ट टर्म लोन्स, 17 लाख के आसपास सेकंड टर्म लोन्स, और 2.43 लाख के आसपास थर्ड टर्म लोन्स जो हैं वो इसके अंदर जो है डिसबर्स किए जा चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएपीए। टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्सन को बेल डिनाई कर दी है यूएपीए के अंडर। तो यूएपीए क्या है? 1967 में इनेक्ट किया गया एक प्राइमरी काउंटर टेरर लॉ है इंडिया का, जो कि आउटलॉ और पिनलाइज करता है अनलॉफुल और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को, जो कि इंडिया की इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को थ्रेटन कर रहे हैं। तो इसमें वाइड रेंजिंग पावर्स दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर करने की। और ये सिर्फ इंडिया के नहीं नहीं बल्कि बाहर भी है जो ऑफेंस कमिट किए गए हैं उसके ऊपर भी वैलिड है। टाइमलाइन इसमें होती है कि जो चार्जशीट है वो 180 दिन के अंदर अरेस्ट के फाइल करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन को 90 दिन के अंदर कंप्लीट करना होता है। और अगर ऑफ कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाती इन्वेस्टिगेशन इस टाइम पीरियड में, तो डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है अक्यूज़ड को। इस एक्ट के अंदर जो है एक स्पेशल कोर्ट भी बनाया जाता है ट्रायल्स कंडक्ट करने के लिए। तो सेक्शन 45 का सब सेक्शन 1 ऑफ यूएपीए कहता है कि कोई भी कोर्ट बिना सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन के या उस गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन के ऑथराइज्ड ऑफिसर के सैंक्शन के बिना जो है कोई भी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं 2019 में क्या अमेंडमेंट हुई। 2019 टाइम टू टाइम इसमें यूएपीए में अमेंडमेंट भी होती रहती है। जो 2019 में मेजर अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर कर सकें, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस को किया जाता है। ठीक है। फिर जो है अगर प्रॉपर्टी सीज़ करनी है तो कम से कम डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए जो है उनकी परमिशन या अप्रूवल चाहिए होगा सीजर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। और सेक्शन 43D(5) ऑफ यूएपीए कहता है कि लगभग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है यूएपीए में बेल को लेना जो है कोर्ट को जो है सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो है केस अगेंस्ट अक्यूज जो है वो एग्जिस्ट करता है, जो तभी जो है वो बेल को डिनाई किया जाता है। लेकिन जो है यूएपीए में क्या होता है कि जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो नहीं बोलते हैं, जब तक उनको चांस नहीं मिलता है, तब तक जो है
बेल नहीं दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़हूर अहमद शाह वताली केस में कहा कि कोर्ट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा स्टेट का केस विदाउट एग्जामिनिंग द मेरिट्स, ठीक है। स्टेट पर मतलब स्टेट को एक प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, स्टेट पर विश्वास करना पड़ेगा। फिर यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के ए नजीब केस में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए में अक्यूज को बेल दी, जो कि सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट भुगत चुके थे। लेकिन उसमें ये भी कहा गया कि यूएपीए जैसे लॉ में बेल जो है वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नजूल लैंड, सोशल इश्यूज़ के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वायलेंस इरप्ट हुआ अभी रिसेंटली उत्तराखंड में हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में, जब एडमिनिस्ट्रेशन ने डिमोलिशन ड्राइव शुरू की मॉस्क ऑफ और मदरसा की, जो कि नजूल लैंड पर बनाया गया था। तो नजूल लैंड क्या है? ये बेसिकली वो लैंड है जो गवर्नमेंट ओन करती है, और इसको डायरेक्टली गवर्नमेंट अपनी स्टेट प्रॉपर्टी की तरह एडमिनिस्टर नहीं करती है, बल्कि ये लैंड जो है अलॉट कर दिया जाता है किसी और एंटिटी को, किसी लीज़ के लिए, ठीक है। अच्छा से 15 से 99 साल के आसपास की लीज़ के लिए। जब ये लीज़ एक्सपायर होती है तो अथॉरिटी को गवर्नमेंट के पास जाना होता है उस लीज़ को रिन्यू कराने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट फ्री है, चाहे वो उसको रिन्यू करे या ना करे, ठीक है। तो नजूल लैंड कहाँ से ओरिजिन हुआ? आपको पता है ब्रिटिश रूल के टाइम पर किंग्स और किंगडम्स जो हैं वो जनरली ब्रिटिश के साथ लड़ते थे। तो ब्रिटिश जब उनके लैंड छीन लेते थे तो उसको वो अपने पास रख लेते थे। जब इंडिया आज़ाद हुआ, ब्रिटेन ने ये लैंड को आज़ाद छोड़ दिया, तो किंग्स और रॉयल्स जो थे जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी अपनी प्रायर ओनरशिप प्रूव करने के लिए, तो उनके जो लैंड्स थे जो ब्रिटिश ने पहले ऑक्यूपाई किए हुए थे, उनको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पास रख लिया और उसको नजूल लैंड कह दिया। और वो पर्टिकुलरली जो है स्टेट गवर्नमेंट्स उसको अब ओन करती हैं। तो गवर्नमेंट्स जनरली इन नजूल लैंड पर पब्लिक पर्पसेस से रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ग्राम पंचायत बिल्डिंग, हाउसिंग सोसाइटीज़, ठीक है। तो नजूल लैंड ट्रांसफ़र रूल्स 1956 का जो लॉ है वो इससे डील करता है। अब वक्फ लैंड क्या है? वक्फ नज़ूल जो है लैंड वो स्टेट को बिलोंग करता है, लेकिन वक्फ जो है लैंड होता है वो परमानेंटली डेडिकेटेड होता है रिलीजियस, चैरिटेबल या पियस पर्पसेस के लिए, एज़ पर मुस्लिम लॉ। वक्फ एक्ट इससे डील करता है। तो क्या जो हल्द्वानी का जो लैंड है जहाँ पर ये डिमोलिशन ड्राइव हुई, क्या वो नज़ूल लैंड है? तो प्रॉपर्टी जहाँ पर जो ये 2 स्ट्रक्चर्स बनाए गए वहाँ वो नगर निगम के नज़ूल लैंड की तरह रजिस्टर्ड है, और पिछले 15 से 20 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव कर रहा है, बिकॉज़ नगर निगम की प्रॉपर्टीज़ जो है इस नज़ूल लैंड पर फ्री रोड्स बनाकर देना चाहती हैं ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं BAPS। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी जो है वो अबू धाबी में फर्स्ट हिंदू टेम्पल को जो है वो इनाग्रेट करने वाले हैं, BAPS मंदिर। तो BAPS क्या है? एक सोशो स्पिरिचुअल हिंदू फेथ है जिसका जिसकी रूट्स वेदों से रिलेटेड है। वैदिक टीचिंग के ऊपर बेस्ड है इनकी जो टीचिंग्स होती हैं, और भगवान स्वामी नारायण जी ने 1907 में इसको फॉर्मली लॉन्च किया था। इसमें 5 जो है लाइफ टाइम वोज होती हैं BAPS के फॉलोअर्स की: नो अल्कोहल, नो एडिक्शन, नो एडल्ट्री, नो मीट, नो इम्प्योरिटी ऑफ बॉडी। एजुकेशन और वुमेन डेवलपमेंट भी जो इसके फोकस एरियाज़ रहते हैं। बेसिकली BAPS एक NGO है जिसके पास कंसल्टेटिव स्टेटस है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ UN के का भी, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्वाति पोर्टल। टॉपिक आपके गवर्नेंस और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, जो कि एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो पोर्टल है इंडियन वुमेन और गर्ल्स को स्टेम के फील्ड में जो है वो इकट्ठा करके जो है इस पोर्टल पर लाना चाहता है। स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। तो जो ये डेटाबेस होगा ये पॉलिसी मेकिंग में सर्व करेगा चैलेंजेस ऑफ जेंडर गैप को एड्रेस करने में। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च जो है वो होस्ट और डेवलप किया है, होस्ट किया और मेंटेन भी कर रहे हैं। और इंडियन वुमेन जितनी भी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में या स्टेम के फील्ड में, अक्रॉस ऑल करियर स्टेजेस और सब्जेक्ट्स, चाहे वो एकेडमिया से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, उन सब का जो है ये डेटाबेस बनाया गया है इसमें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं संगीत नाटक अकेडमी। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो हैं उन्होंने संगीत नाटक अकेडमी के दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को हैदराबाद में लॉन्च किया है।
तो ये इंडिया के नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, म्यूज़िक, डांस और ड्रामा है, संगीत नाटक अकेडमी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 1953 में इसको सेटअप किया ताकि इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर ऑफ इंडिया को जो है प्रिजर्व और प्रमोट किया जा सके। ऑटोनॉमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। चेयरमैन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको 5 साल के लिए जो है वो अपॉइंट करते हैं। रीजनल और स्टेट अकेडमीज़ के सब के साथ कोऑर्डिनेट करना, रिसर्च करना, प्रमोट सिमिलर अकेडमीज़ जो ग्लोबली हैं उनके साथ जो है कोऑपरेट करना, आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, ये सब इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सी डॉट और आईआईटी खड़गपुर ने जो है 10 गीगाबिट केपेबल सिमेट्रिक पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क डेवलप किया है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम का से पैसा का इस्तेमाल करते हुए। तो ये TTDF स्कीम है क्या, डोमेस्टिक कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस के लिए नोटिफाई की गई है ताकि अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड और मोबाइल सर्विसेज रूरल और रिमोट एरियाज़ में पहुंचाई जा सकें। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड के थ्रू जो है ये इसमें जो है पैसा आता है ताकि जो है R&D को हम जो है वो फंड कर सकें रूरल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, इस एप्लीकेशंस में, और टेक्नोलॉजी ओनरशिप और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग की भी जो है हम डेवलपमेंट कर सकें। तो इंडियन एंटिटीज़ को जो है ग्रांट दी जाती है इसके अंदर ताकि उनको इनक्रेज किया जा सके इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने के लिए जो डोमेस्टिक नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट पीरियड जनरली उनको जो हेल्प किया जाता है वो 2 साल तक का होता है, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस उनकी। तो OLT क्या है, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। तो ओके, तो ये ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल बेसिकली एक पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क है जो कि सेंट्रल पॉइंट की तरह सर्व करता है जहाँ पर ऑप्टिकल नेटवर्क जो है उसको वाइडर सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट जो है वो कस्टमर प्रेमिसेस में लोकेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का UPI जो सर्विसेज हैं वो श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। UPI डिजिटल और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसको NPCI और RBI ने बनाया और रेगुलेट भी कर रहा है RBI ऑफ कोर्स। पीयर टू पीयर इंटर बैंक ट्रांसफ़र जो है इनेबल करता है ये सिंगल टू क्लिक फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के साथ। सिंप्लीफाई करता है ट्रांसफ़र को UPI ID के थ्रू। बैंक डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। UPI जो है वो IMPS और AEPS टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो कंबाइन करता है, उसके थ्रू पेमेंट्स करता है ऑफ कोर्स स्मूथली। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। PM मोदी ने जो है नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो है इनिशिएटिव को हेल किया है। तो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जो कि जेन जी को टारगेट किया जा रहा है, यंग जनरेशन को। तो इसमें जो है डिजिटल क्रिएटर्स जो हैं या डिजिटल मीडिया का यूज़ करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कम्युनिटी ऑफ क्रिएटर्स जो क्रिएटिविटी का यूज़ करते हुए पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं सोसाइटी में, उनको जो है रिकग्नाइज़ किया जा रहा है इन अवार्ड्स के थ्रू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए। इंडियंस और जो है इवन इंटरनेशनल डिजिटल क्रिएटर्स को भी जो है इसमें नॉमिनेशन मिल सकता है, जो सोशल मीडिया पर जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। कंटेंट चाहे इंग्लिश में हो चाहे किसी इंडियन लैंग्वेज में हो, दोनों एलिजिबल है। नॉमिनेशन के लिए जो है सेल्फ नॉमिनेट किया जा सकता है इन अ मैक्सिमम ऑफ 3 कैटेगरीज। So now let us see all these topics in English. So the first topic is PM Swanidhi. This topic is important for your economy section. So a study has looked at how the PM Street Vendors Atmanirbhar Nidhi scheme or PM Swanidhi scheme has affected the income of street vendors. So it has found that the first loan of 10,000 increased the yearly income of each beneficiary by almost 23,460 rupees. So this study was commissioned by Union Ministry of Housing and Urban Affairs and it was carried out by Indian School of Business. So the findings of the study say that 94% of those beneficiaries who availed the first loan of 10,000 rupees used that amount to make business investments in the form of working capital requirements. So an additional income of 23,460 rupees was created with this one loan of 1 year duration. So 13.9% of all loans disbursed under the scheme went as NPAs, but debt to income ratio of these beneficiaries was lower than the what small businesses typically have. So which means that street vendors are typically highly credit worthy. So
Not much improvement has been seen in street vendors accessing formal credit from other sources. Only 9% of these beneficiaries had loans from other financial institutions. So, what is PM Swanidhi scheme? It was launched in 2020 amid the pandemic by Ministry of Housing and Urban Affairs as a microcredit facility to provide street vendors a collateral-free loan of 10,000 rupees with low interest rate. The aim was to formalize this informal sector of the economy, and the need of the scheme arose because these street vendors often borrow from private lenders which who charge them exorbitant rate of interest. So all vendors with a certificate of vending can avail the loan. So as per the Street Vendors Act of 2014, the town vending committees issue a certificate of vending and it is used for taking the loan. Okay, so as of now, 60.65 lakh first term loans, 16.95 lakh second term loans, and 22.43 lakh third term loans have been disbursed under the scheme. So the next topic is UAPA. This topic is important for your governance section and your security section also. So Supreme Court has denied bail to Gurvinder Singh, an accused in a alleged Khalistani module. So what is UAPA? So it was enacted in 1967 as the primary counter-terror law of India. It was enacted to outlaw and penalize unlawful and terrorist activities which pose a threat to integrity and sovereignty of India. So it provides wide-ranging powers to the central government to designate organizations as terrorist organizations. It is also applicable if the offenses are committed outside India. So if we look at the timeline of events, then the charge sheet has to be filed within 180 days after the arrest. Investigation has to be completed within 90 days. The accused is also eligible for default bail if the investigation is not completed within the stipulated time. The Act also establishes a special court which is designated to conduct trials. So, Section 41, subsection 1 of the UAPA says that no court without the previous sanction of the central or state government or any officer authorized by them shall take cognizance of any offence under this Act. So, this Act was recently amended in 2019, and this amendment empowers the government to designate even individuals as terrorists on the same ground as that of an organization. So this amendment also says that in case if there is a requirement of seizure of property, then the approval of Director General of NIA would be required. So Section 43D5 of UAPA virtually makes it impossible to get bail under UAPA. The test for denying bail under UAPA is that the court must be satisfied that a prima facie case exists against the accused, and the accused of the crime under this act cannot get bail unless the public prosecutor has a chance to speak about it. So, in recent cases, Supreme Court in 2019 confirmed that courts must accept the state's case without examining its merits while granting bail. But in 2021, Supreme Court upheld the grant of bail under UAPA when the accused had undergone incarceration for a significant period of time, but it recognized that bail under UAPA was an exception. So the next topic is Nazul land. This topic is important for your governance section. So violence has erupted recently in Uttarakhand's Haldwani district after the administration conducted a demolition drive at the site of a mosque and madrasa, which was built allegedly on Nazul land. So what is Nazul land? It is owned by government, but it is most often not directly administered as state property, but state generally allots this land to any entity or on lease for a fixed period, generally between 15 to 99 years. And in case that lease term expires, the authority can then approach the state to renew the lease, and the government is then free to either renew that lease or cancel it. Okay, so what is this actually Nazul land? You know that during British rule, kings and kingdoms opposed British frequently and they went into battle with them. So British would often take their land away from them. But after independence, British vacated these lands, and the kings and royals who originally owned these lands, they were not having proper documentation to prove their ownership. So these lands were marked as Nazul land, which were to be owned by the respective state governments. So how does the state governments use these Nazul lands? They use it for public purposes like for building schools, hospitals, gram panchayat buildings, even housing societies, generally on lease. Okay, so Nazul land transfer rules to 1956 apply to it.
Then what is Waqf land? Waqf land basically constitutes properties which are permanently dedicated for religious, charitable or pious purposes as per Muslim law. And Waqf Act of 1995 governs the administration and supervision of Waqf properties in India. So is the Haldwani land where demolition drive took place registered as Nazul land? So actually this property where the two structures were situated were registered as Nagar Nigam's Nazul land, and for the last 15 to 20 days the government was conducting a demolition drive uh, in connection with Nagar Nigam properties to free roads from traffic congestion. So the next topic is BAPS. This topic is important for your art and culture section. So Prime Minister Modi will inaugurate the BAPS Mandir, and which is the first Hindu temple in Abu Dhabi. So BAPS is a socio-spiritual Hindu faith with its roots in Vedas. It is based on the Vedic teachings propagated by Bhagwan Swaminarayan, established in 1907. So it has five lifetime vows for BAPS followers: no alcohol, no addictions, no adultery, no meat, no impurity of body. Education and women empowerment are other focus areas. So BAPS is an NGO with consultative status with the UN Economic and Social Council. So the next topic is Swati portal. This topic is important for your social issues and your governance section. So principal scientific advisor to the government has launched Science for Women, a technology and innovation portal, which is aimed to create a single online portal which represents Indian women and girls in STEM. STEM is science, technology, engineering, mathematics, and medicine. So this portal will create a database which will serve in policy making to address the challenges of gender gap. It has been developed, hosted, and maintained by National Institute of Plant Genome Research, New Delhi. The aim of the effort is to include each and every Indian woman in science and uh, across all career stages and subjects, spanning both academia and industry. Okay. So the next topic is Sangeet Natak Academy. This topic is important for your art and culture section. So former Vice President of India and Union Minister of Culture has inaugurated the Sangeet Natak Academy's Dakshin Bharat Sanskritik Kendra in Hyderabad. It is India's National Academy of Music, Dance and Drama. Sangeet Natak Academy was created by a resolution of Ministry of Education in 1953 to preserve and promote the vast intangible heritage of India's diverse culture. So it is an autonomous body of Ministry of Culture. The chairman of Academy is appointed by President of India for a term of 5 years. The aim and objective of Academy include coordination with the activities of regional or state academies of dance, drama, and music, promoting research in these fields, cooperating with other such similar academies, encouraging the exchange of ideas, etc. So the next topic is Telecom Technology Development Fund Scheme. This topic is important for your science and tech section and also your economy section. So CDOT and IIT Kharagpur have signed an agreement for development of 10 gigabit capable symmetric passive optical network under the Telecom Technology Development Fund scheme. So what is TTDF? It has been notified for domestic companies and institutions so as to enable affordable broadband and mobile services in rural and remote areas. It was launched by the US Universal Service Obligation Fund to fund the R&D in rural specific communication technology and to promote technology ownership and indigenous manufacturing. So this scheme entails granting of funds to Indian entities so as to encourage them to induct indigenous technologies which are tailor made to meet domestic needs. So which kind of projects are uh, eligible for it? So basically the projects which have timelines up to 2 years are eligible for getting funding for this from this fund. So what is OLT? Optical line terminal is a key component in passive optical network, uh, which serves as the central point which connects the optical network to the wider service provider network. And what is ONU? Optical network unit is located at the customer premises, which connects the customer's network equipment to the wider optical network. So the next topic is UPI. This topic is important for your economy section. So India's UPI services have been rolled out at Sri Lanka and Mauritius at a virtual ceremony. UPI,
That is, it is a digital and real-time payment system developed by NPCI and regulated by RBI. It enables peer-to-peer interbank transfers through a single two-click factor authentication process. Unlike traditional methods, UPI simplifies transfer using UPI ID. It eliminates the need to enter bank details. So UPI uses technologies like the IMPS and AEPS to ensure that payments between accounts go smoothly. So the next topic is National Creators Award. This topic is important for your governance section. PM Modi has recently hailed the initiative of National Creators Award, which is a first of its kind award which will be targeted at Gen Z, that is a reference to young generation, which is hooked to internet and social media. So award aims to achieve and encourage digital creators or social media influencers or a community of creators who are creating or who are creating content to drive positive change. So the eligibility criteria says that the participants must be 18 years of age or above. This 19 categories are open exclusively to individuals of Indian nationality. One category is dedicated to international digital creators also. So they must be posting their content on social media platforms. The content submission must be in English or any other Indian language, and the creators can also self-nominate themselves in a maximum of 3 categories. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.